अगर आप टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से इस एक चार्ट से, ये जो सामने चार्ट रखा, 5 क्वेश्चन तो कंफर्म ही आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, देखो एक ये जो टॉपिक है ये हिंदी का बड़माला टॉपिक है, और यहाँ से हर बार आपके हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेम 2 से 3 क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे समझ लो 6 नहीं तो 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गई, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से या इसी चार्ट से देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपके पास संस्कृत की जगह इंग्लिश है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हिंदी में भी अगर 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे इस एक चार्ट से, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक क्लास में आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। चूंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही पास में है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कीजिए, जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे या रिवाइज करने बैठ जाएंगे तो अब कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़िए। तो यहाँ से आपको मैं बता दिया, अगर संस्कृत है तो 5 या 6 नंबर आपके कन्फर्म है, और संस्कृत नहीं है तो अकेला हिंदी तो मैंडेटरी होता है, वहां से 2 या 3 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि मैंने कुल टोटल 11 एग्जाम स्टेट के क्वालिफाई किए हैं, तो उसी के एक्सपीरियंस पे मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे पता कि चीज़ें कहाँ से आती हैं। ये जो आपका सीटेट का मार्कशीट है, इसमें हमारे 120 नंबर है, प्राइमरी में जूनियर में भी 102 है, देख सकते हो, और यूपी टेट में 116 नंबर हैं, और इसके साथ रीड में भी 127 नंबर है, जूनियर में 100 से ज़्यादा है। और एक ये पहली बार हमने यूपी टेट दिया था जहाँ पे प्राइमरी में 96 आए थे और अपर प्राइमरी में 92 आए थे उसी टाइम, ठीक है। और ये एमपी टेट है, ये एक और सी टेट है। तो इस तरीके से ये सभी हमारे, मतलब 11 बार हमने टेट का पेपर क्वालिफाई किया, तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि क्या पूछा जाता। और हाँ, अब आपका एग्जाम बहुत ही पास में, तो अब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लो कि आपके एग्जाम में देखो ना तो नेगेटिव मार्किंग होती है, हैं? आपको सभी 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और ना ही इसमें कोई सेक्शनल वाइज कट ऑफ होती है कि सभी विषय में आपको चाहिए, नहीं। आपको टोटल 82 नंबर चाहिए अगर आप कैटेगरी से हैं, और जनरल से हैं तो 90 नंबर चाहिए 150 में से। तो बहुत आसान पेपर है। चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी का बड़माला टॉपिक है। और एक चीज और बता देते हैं कि ये जो आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे ये आपके हर जगह काम आएगा। किसी का भी पेपर आप देने चले जाना, पीईटी का पेपर देना, लेखपाल का, यूपी पुलिस का, या कोई भी जहां पे हिंदी आती है, तो इसी एक टॉपिक से, या फिर यूं कहें कि इसी एक चार्ट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। बाकी जिन्हें एक्सपीरियंस है उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि बड़माला से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बड़माला देखते हैं। और हाँ, यहाँ बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड तक खत्म कर दिया गया, और इसके बाद हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में कंप्लीट है। चलिए हम अपनी शुरू करते हैं आज की स्टडी। देखो सबसे पहले बड़माला हमारी आ से शुरू होती है और ये श्रमिक पे खत्म होती है जाके, ठीक है। तो आ से लेकर देखो आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग अहा, इनको हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम स्वर बोलते हैं, ठीक। इनको अगर हम टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस आप लोगों से किसी भी तरीके से देखो, मुझे कभी मैंने ये नहीं कहा कि आप हमारा वीडियो देखो या हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है वीडियो से, ऐसा कुछ नहीं है। बस रिक्वेस्ट आज हम इसलिए कर रहे हैं स्पेशली आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग यूपी टेट क्वालिफाई करो, फिर हम सुपर टेट की तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि जितने लोग यूपी टेट ज़्यादा क्वालिफाई कर लेंगे उतने फिर अपने सुपर टेट में साथ रहेंगे। इसीलिए ये सब सुपर टेट के नोट्स रखे हुए हैं दोस्तों, ये देख सकते हो, जीवन कौशल है और ये मैथ इस तरीके से कंप्लीट है। और एक चीज और बता देते हैं, ये हमारा सीडीपी का कंप्लीट नोट्स है, जिसे मैंने 2019 में बनाया था, ठीक है। तो इसी को पढ़ के हम जाते थे पेपर देने। तो 148 पेज हैं। तो ये हमने इसकी एक मैराथन क्लास सीडीपी की करा दी है, जहां पे सिर्फ 2.5 घंटे की है। तो वहां से आपकी सीडीपी खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा सीडीपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। यूपी टेट के नोट्स चाहिए तो ये सभी रखे हुए हैं, आप मैसेज कर देना। एक बार नंबर बता देते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो भी कर देना। नंबर है 80 77 33 59 92। इस नंबर पे मैसेज कर देना। सभी यूपी टेट के नोट नाम मात्र 200 रुपये के शुल्क में आपको भेज दिए जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। तो ये यहाँ से आ से लेकर आहा तक ये स्वर कहलाते हैं, ठीक है, स्वर। अब इसमें एक चीज और बता दें, ये जो लास्ट वाले हैं इनको हम स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, ठीक। तो अगर हमें स्वरों की संख्या पूछी जाए, सबसे पहले स्वरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऋषि इसमें नहीं है, ऋषि भी लिख देते हैं। तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बताएंगे आप? 11, क्योंकि अंग और आहा ये स्वर नहीं माने जाते हैं। किशोरीदास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह मानते हैं, क्योंकि अंग और आहा तो इनसे हा की ध्वनि निकल रही। हा की ध्वनि इसलिए क्या मानते हैं इसको? हम स्वर नहीं मानते, अयोगवाह मानते हैं, ठीक। तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे पढ़ाएंगे ट्रिक के साथ, क्योंकि जैसे हमने सब चीजें याद करी हैं ऐसे ही आपको करवा देंगे। अब का कबूतर, खा खरगोश, ग गमला, घा घड़ी, इंजा खाली, इस तरीके से आप क्या करेंगे, 5 5 के वो बना लेंगे पेयर। देखो का खा गा गा इंजा, चा छा जा जा वहाँ,
टाठा डाड़ा अड़ा, ताथा दादा ना, पाफा बाबा माँ, 5-5 का पेयर बनाएंगे तो का से लेकर माँ तक के जो व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या? स्पर्श व्यंजन, अथवा इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि देखो वर्ग बन रहा है, इधर 5 इधर 5 ऐसे। ठीक, अब ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो जीव का भाग है ना वो कई जगह स्पर्श करता है, वो हम आगे बताएंगे। अब माँ मछली के बाद या आता, फिर रा ला वा, फिर आप 4-4 के पेयर में लिखेंगे, माँ तक 5-5 का पेयर, फिर 4-4 के पेयर में। ये हम याद करने की ट्रिक बता रही। अब या के बाद जो 4 वर्ड आएंगे इनको हम अंथस्थ बोलते हैं। क्या? अंथस्थ व्यंजन। या रा लावा, संस्कृत में या वा राला, या के बाद बा आता, फिर राला बात। बाकी अभी संस्कृति नहीं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, होते हैं ये अंतस्थ हैं। सा सा साहा, ये ऊष्म व्यंजन बोले जाते हैं। क्या? ऊष्म व्यंजन। देखो सभी सीक्वेंस वाइज हैं, सभी क्रम से हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं से उठा के कहीं रख दे रहे। फिर छा छत्री त्रातिशूल ज्ञानी सरस्वर में किनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या? संयुक्त व्यंजन। ओके, चलो देखो, अब आप देखो वर्णमाला किसे कहते हैं, अभी हम सब पढ़ा देंगे कंफर्म। आप सब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे, देखना इसको पढ़ने के बाद आप देखना, बस हम पे भरोसा करो, किसी भी तरीके से भरोसा बनाओ, इस क्लास को पूरा देखो, फिर आप बताना कि कैसा पढ़ाते हैं। हम बाद में आप बोलना कि हाँ हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। वर्णमाला, वर्णमाला को 2 शब्दों से मिलाकर बनाते हैं हम, वर्ण धन माला। तो यहाँ पे क्या सेंस निकल के आ रहा, वर्णों की माला। जैसे माला हम बिल्कुल सीक्वेंस क्रम में पिरोते हैं, अब मोती इसके बाद ये मोती, इसके बाद ये मोती, पैटर्न को रिपीट करते हैं, वैसे ही ये वर्णमाला भी है। इसको हम बोलते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला की डेफिनेशन क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों की संख्या क्या? देखो अभी तक तो वर्णों की संख्या 52 मानी जाती थी। कितनी? 52। लेकिन अब 53 हो चुकी है वर्णों की संख्या। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट लगा देना 53 आंखें बंद करके, फिर हम देख लेंगे। ठीक है, और ये नया वर्ड जुड़ा हुआ है, विशिष्ट वर्ड। अब हुआ क्या, अगस्त 2024 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट वर्ड इस तरीके का ये जोड़ दिया। कोई इसको रा बोलता है तो कोई इसको ला बोलता है। यह वर्ड हिंदी की वैदिक ध्वनियों में तो पहले से ही शामिल है। हिंदी की जो वैदिक ध्वनियां उनमें पहले से ये वर्ड शामिल है। और यह वर्ड जो है ना गुजराती जैसे सौराष्ट्री लिपि में इसे ला बोलते हैं, वहीं का वर्ड है। तो आप लोगों को पता कि अभी हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं, और प्रधानमंत्री भी मोदी जी हैं, तो ये गुजरात से रिलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदी वर्णमाला में इस वर्ड को शामिल करवाया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, क्या पता हो, क्योंकि हर कोई चाहता कि हमारे यहाँ का क्षेत्र विशेष की जो भाषा है उसको थोड़ी सी और मान्यता मिल जाए, ऐसा कुछ हो। बहरहाल कंफर्म नहीं है बट हो भी सकता है ऐसा। अब देखो उच्चारण, तो हमने कितना बताया, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि एक ये विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया, विशिष्ट वर्ण। अब उच्चारण के आधार पर अगर हम वर्णों की संख्या देखते हैं तो पहले 45 थी, अब 46 हो जाएगी उच्चारण के आधार पर। है उच्चारण के आधार पर 46 कैसे, 10 स्वर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और 11 होते हैं ना, 11 इसमें रिरी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके से व्यंजन रा और ई के मेल से बनता है, तो रिरी हट जाएगा, तो 11 में से यहाँ तक 10 हो जाएंगे। तो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर। 33 व्यंजन, व्यंजन 33 कौन से, 25 तो ये हो गई, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। ठीक है, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 33 ये। संयुक्त व्यंजनों को हम हमेशा जोड़ते नहीं है, क्योंकि ये जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो वहां पे माहेश्वर सूत्र है, तो उसमें संयुक्त व्यंजनों का जिक्र है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक का ऊष्म व्यंजन तक का। ठीक, तो 33 तो ये हो गई, और 2 अयोगवा हो जाएंगे, कौन से, ये 2। ठीक है, ये 2, और एक आपका हो जाएगा वही आपका विशिष्ट वर्ड। तो इस तरीके से 45 वर्ड थे, अब 46 हो गए उच्चारण के आधार पे। लेखन के आधार पे वर्डों की संख्या वही 53 है ही, 52 + 1। अब देखो, ठीक है, अभी आप पूरे समझ जाओगे बिल्कुल। हमें आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, जब वीडियो एंड होगा तब आप खुद कहोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि क्या होती है, भाषा की मौखिक रूप की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, मौखिक रूप की सबसे छोटी इकाई, इसे हम बोल सकते हैं। जबकि वर्ड क्या होता है, वर्ड भाषा की लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई क्या, वर्ड। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मतलब लिखित रूप मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ड ही लगाना। अगर आप मौखिक लिखित ना लिखा हो तो सबसे छोटी इकाई वर्ड ही होगा। ठीक, वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, कौन, स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। अब हिंदी में ये क्वेश्चन आ चुका, संस्कृत का स्वर को क्या बोलते हैं, तो स्वर को अच बोलते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों का वो होता है आयुड रेलक एयुंग एयोच। तो 4 जो सूत्र होते हैं आपके माहेश्वर सूत्र स्टार्टिंग के, वहां पे स्वरों का जिक्र होता है, वो हम संस्कृत में बताएंगे। तो स्वर को अच बोलते हैं, जबकि व्यंजन को हल बोलते हैं। ऐसे याद कर लो आप एज इट इज, जैसा मैं बोल रहा हूँ। स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां होती हैं, अर्थात स्वरों
के उच्चारण हेतु हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इनको स्वर बोलते हैं। जबकि व्यंजनों के उच्चारण हेतु हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इतना याद रखना है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतः नहीं होता, परंतु स्वरों का उच्चारण स्वतः हो जाता है। इनके उच्चारण हेतु किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो स्वरों की संख्या क्या है? 11 है स्वरों की संख्या। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ, ठीक है। अंग और आहा नहीं है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम हुआ तो उसमें यूपी SSS ने स्वरों की संख्या कितनी मानी? 13 मानी, क्योंकि उसने स्वरों में अंग और आहा को भी शामिल कर लिया। देखो अलग अलग विभाग हैं तो बहुत सारी चीजें दिक्कत वाली हो जाती हैं, कोई किसी को मानता कोई किसी को। बाकी 99% तो स्वरों की संख्या 11 ही माने जाते हैं, बाकी 1% अपवाद है, तो कोई आयोग हो सकता है 13 मान ले, क्योंकि वो उसमें अंग और आहा जो आपके अयोग हैं उनको भी ऐड कर सकता है। आगे देखते हैं स्वरों के प्रकार। ये सब स्वरों के प्रकार है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपके स्वर चलेंगे और इधर आपके पूरे व्यंजन चलेंगे। बस आपकी वर्णमाला खत्म हो जाएगी और आप ऐसे समझ लो 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं सर इतना पढ़ लें तो हो जाएगा क्या? अरे आप हमें ये बताओ, आप पढ़ाई पे हो, आपको और कोई काम तो शायद नहीं होगा। बाकी होते भी हैं लोगों के पास, 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम होते हैं, बाकी 90% लोग पढ़ाई पे टोटल डिपेंड है बच्चे। तो उनकी नहीं कह रहा, जो महिलाएं हैं जो घर के काम काज कर रही हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, या फिर कुछ पुरुष हैं जो बाहर ऑफिस में काम कर रहे हैं, शाम को पढ़ाई करते हैं, उनके सामने तो समस्या। लेकिन 90% बच्चे पूरी तरीके से पढ़ने के ऊपर फ्री हैं। तो यार पूरे दिन पढ़ने पे निकाल लो, क्यों ये कहते हो इतना कर लें इतना कर लें? बिल्कुल एक जगह से खत्म करो, दूसरी जगह तक बिल्कुल साफ कर दो। अब इतना कॉन्फिडेंस ले आओ कि मतलब पूछेगा कहाँ से। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, जब मैंने पढ़ाई करी थी उस टाइम 2018-19 में, ये आदित्य पब्लिकेशन इसका पुराना वेरिएंट आता था, वो करीब इतना मोटा था। एक से लेके एक पेज से लास्ट पेज तक बिल्कुल रट के रख लिया था। बिल्कुल कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे, विलोम पर्यायवाची तत्सम तद्भव संधि समास रस छंद अलंकार सभी थे, साहित्य भी पूरा है। तो ऐसे आप करो ना अपनी पढ़ाई। देखो सफलता उन्हीं को मिलती है जो कहीं ना कहीं सीमाएं तोड़ देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो आज के इस कंपटीशन के दौर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए, मौज मस्ती लेते हुए पढ़ के काम कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो आप अपने अंदर मतलब पूरा सिलेबस उधेड़ के बन के रख दो, फिर देखो कहाँ से क्वेश्चन आता। ठीक है, मैंने बताया ना कि 120 आई, यूपी टेट में 116 आए, तो ये बहुत ही कम पढ़ाई में आई। अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करो तो 130 135 नंबर यूपी टेट में बहुत सरल बात है लाना। आपको तो 82 या 90 ही चाहिए। आप अब अगर मन से पढ़ोगे तो बिल्कुल आएंगे। अब आप लोग तो ये कहोगे सर इतना पढ़ लें हो जाएगा, इतना पढ़ लें हो जाएगा। अरे क्या करते हो, पूरे दिन पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, पढ़ते रहो भाई यार, क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं। तो मैंने बता दिया स्वरों के प्रकार क्या होते हैं। देखो मैं थोड़ी सी आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए, मैं साफ बात बोलता हूँ, हो सकता है आपको बुरी लगे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपके साथ में साथ दे दूँ, नहीं इतना पढ़ लो इतने में हो जाएगा, ये 200 क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, नहीं। अरे पूरा पढ़ के फेंक दो ना। 150 में से हमें 135 नंबर चाहिए, 130 नंबर चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? ऐसा कॉन्फिडेंस लाओ। मैं ऐसी ही बात करता हूँ और बुरी मत मानना, ठीक है। बाकी हम आपको सुपर टेट में ये दिखा भी देंगे, जैसे हमने यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई किया, इसी तरीके से अगर सुपर टेट होता तो वहाँ पे 120 से 125 नंबर में खुद आपको ला के दिखाऊंगा, खुद ला के दिखाऊंगा। आपके भी मैं यानी इतनी कोशिश करूंगा, मैं 120 से ऊपर ही नंबर ला के दिखाऊंगा। सुपर टेट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं ला सकते भाई? वही चीजें पूछते हैं। अगर हम नहीं कर रहे, अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया, या जैसा इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स पूछा गया था, पेपर टफ आ गया मान लो, तो हमारे नहीं आएंगे तो आएंगे किसी के भी नहीं, इतना समझ लीजिए। फिर भी हमारी जो मेहनत है ना, अगर 8-10 क्वेश्चन भी आगे निकल गए तो सिलेक्शन तो हम ही लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस रखो ना। स्वरों के प्रकार देखते हैं अभी हम, चलो बाद में देखेंगे। ओष्ठ की बनावट के आधार पर, मतलब स्वर जो है ना ओष्ठ की बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। इसे ओष्ठाकृति भी बोलते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पे एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी ये साफ साफ लग रहा है कि इनको जब हम बोलेंगे तो मुख कैसा बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा, गोल। देखना उ ऊ ओ औ, आप इनको बोलो उ ऊ ओ औ, तो आपके ओंठ है ना भी एकदम गोल गोल की तरह हो रहे होंगे। देखो उ ऊ ओ औ, ठीक है। बाकी ये अवृत्तमुखी है, मतलब इनमें जो ओंठ है गोल गोल नहीं बनेंगे। तो उ ऊ ओ औ इधर डाल दिया, अब बच्चे सो इधर डाल देते हैं। आ ई ए ऐ, यहाँ पे हमारे जो ओंठ हैं वो गोल नहीं हो रहे होंगे। उ ऊ और ओ औ बोलते हैं तो ओंठ गोल होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्तमुखी कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अब जिब्या के आधार पे ये तो हर जगह पूछे जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो याद कर लो अग्र स्वर, मैंने ऐसे किया अग्रीय, अग्रीय तो ई आ जाता और ए आ जाता, तो अग्रीय में ई ए ऐ, ठीक है, ए। मध्य स्वर में आ आता और पश्च स्वर में बचे हुए सब आ जाते हैं। मतलब देखो हमने इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, बचे हुए में पश्च डाल देंगे, इनको नहीं करने की भी जरूरत है। ए अग्र में आता, मध्य में आ आता, जैसे बड़ा पूछ ले तो वो पश्च में आ जाएगा, उ ऊ औ ये पश्च में आ ही जाते हैं।
अब मुख द्वार खुलने के आधार पे विव्रत, अर्धविव्रत, समृत, अर्धसमृत आते हैं कि मुख ज़्यादा खुले, कम खुले, पूरा बंद रहे, कम बंद रहे। वो चीज़ें छोड़ेंगे, हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम याद करने पे फोकस लगाएंगे। विव्रत बोलते हैं बड़े आ को, क्या विव्रत बड़ा आ, और अर्धविव्रत आ मतलब छोटा, और ऐ और औ, आ ऐ औ, ठीक है। विव्रत क्या, बड़ा आ, और ये आपका अर्धविव्रत क्या, बड़े आ की जगह छोटा आ डालो और ऐ और औ डाल दो, ऐ औ। आया समझ में, ठीक है। अब ये जो अर्धविव्रत है, अर्ध में ऐ औ है, इसी तरीके से अर्ध समृद्ध में इसका ए कर देंगे, इसका ओ कर देंगे, खत्म बात। ये ऐ औ है, ये ए ओ कर देंगे, और समृद्ध में ई उ डाल देंगे, ई यू। समृद्ध, समृद्ध बोले तो ई यू, ठीक है। कोई आपके घर में ईसु हो, ईसु, मैंने समृद्ध को ईसु बनाया, तो अब ई यू ऐसे कर लिया, मुझे तो हो गई याद। अब आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, और मैं अपने 11 बार टेट निकालने के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और आज कर लोगे तो आपको सुपर टेट में भी काम आएंगे, अदरवाइज इस टॉपिक को अगर आपने छोड़ दिया तो सुपर टेट में आप पिछड़ ही जाओगे। हिंदी से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदी 20 नंबर की आती है, 2 से 3 क्वेश्चन तो वर्णमाला से ही आ जाएंगे। अब आप बताओ इसी एक चार्ट से। बाकी जो पेड स्टूडेंट है उनको इस चार्ट की हमने पहले ही पीडीएफ दे दी है, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई बाधित हो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग पास हो जाएं। और अगर आप लोगों को भी पेड चाहिए इन सब की पीडीएफ, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर विव्रत क्या था, हमारा बड़ा आ था। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि मैं पढ़ते हुए निकल जाऊँ तो 15 मिनट में इस चार्ट को खत्म कर दूंगा। मुझे याद कराना है और आपका क्वेश्चन भी सही कराना है। विव्रत क्या था, बड़ा आ, और अर्धविव्रत क्या, बड़ा आ की जगह छोटा आ कर देंगे और ऐ और औ कर देंगे, ठीक है। मतलब कुछ लोग बड़ी ए भी बोलेंगे, कुछ लोग बड़ा ओ भी बोलेंगे, तो मैं तो स्पष्ट उच्चारण करता हूँ, आ ए उ ए ऐ ओ औ अंग आहा। तो ऐसे स्पष्ट उच्चारण करोगे तो आपको संधि में भी इन चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अर्ध समृद्ध में हमें पता क्या, इसमें ऐ था ना, वो उसका ए कर देंगे, छोटा ए कर देंगे, और बड़ा वो था उसका छोटा ओ कर देंगे, ठीक है। और समृद्ध में ई यू, ई उ खत्म हो गई। चलो मात्रा के आधार पर अब स्वर होते हैं ना, एक मात्रिक, दो मात्रिक, त्रिमात्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको यहाँ से हजारों बार क्वेश्चन आ चुका विभिन्न परीक्षा में। देखो आपके जो स्वर होते हैं, हिरस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। 3 पढ़े होंगे आपने, हिरस्व, दीर्घ, प्लुत। हिरस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, तो इनकी संख्या जो है ना ये 4 होती है। इनको लघु स्वर भी बोलते हैं, लघु का मतलब होता है छोटा। तो अगर ये लघु है तो इनको हम गुरु स्वर बोलेंगे, क्योंकि गुरु का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। हिंदी पे कमांड करो, शब्दों पे कमांड करो, किसका अर्थ क्या होता है। तो एक मात्रिक को हम हिरस्व भी बोलते हैं और लघु भी बोलते हैं, ठीक है, और मूल स्वर भी बोलते हैं इनको, क्योंकि आ ई उ ऋषि इन्हीं स्वरों से मिलकर बाकी अन्य सभी स्वरों की रचना होगी। ये 4 होते हैं एक मात्रिक। अब इनको एक मात्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, और आ ई उ ए ऐ ओ औ इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए 2 मात्रिक बोलते हैं। और ओम ये प्लुत स्वर होता है, इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे 3 मात्रिक बोलते हैं, ठीक है। एक इसका और हम उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है। चलो आगे बताते हैं। तो एक मात्रिक 4 होते हैं, या ह्रस्व स्वर पूछा जाए, ह्रस्व कितने होते हैं, 4, आ ई उ ऋषि, ठीक। और द्विमात्रिक अथवा दीर्घ स्वर कहते हैं नहीं, इन्हें गुरु स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब एक चीज और देखना, आ ई उ ये 3 जो है ये सजातीय स्वर है, ठीक है। क्या है ये, सजातीय स्वर। और ये ए ऐ ओ औ विजातीय स्वर है। क्यों, क्योंकि देखना अब बड़ा आ आप कैसे बनाओगे, छोटा और छोटा मिलके बड़ा आ बन जाएगा, छोटी ई और छोटी 2 मिल जाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ 2 मिल जाएंगे ऊ तो बड़ा ऊ बन जाएगा। इसलिए सजाती है, एक समान वर्णों से बन रही। लेकिन ये ए ऐ ओ औ विजाती है, क्योंकि ये एक समान से नहीं बनते। ए कैसे बनता, आ और ई से, आ ई ये गुण संधि होती है। अगर आपने ये सब पढ़ लिया संधि भी सीख जाओगे। तो आ और ई के मेल से ए बनता है, ठीक है। अब अगर ऐ को बनाएंगे ना तो आ तो ऐसा ही रहेगा और ई की जगह ये ए आ जाएगा, तो आ और ए के मेल से ऐ बन जाता है, ठीक है। ओ कैसे बनता, आ और ऊ के मेल से ओ बन जाता। अब औ को बनाना है तो आ और ओ के मेल से औ बन जाएगा, ठीक है। इनका आप ये याद करो, ए कैसे बनता, आ और ई से, ऐ कैसे बनता, आ और ए से, ओ कैसे बनता, आ और ऊ से, और बड़ा ओ कैसे बनता, आ और छोटे ओ से, ठीक है। हो गया। तो आगे देखते त्रिमात्रिक, ये प्लुत स्वर होता, इसमें क्या होता, 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम, सुनो, अरे, ठीक है। इसका चिन्ह ऐसा होता है, ठीक। चलो यहाँ से प्लस स्वर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आगे देखते हैं। अब देखो हर एक वर्ड का उच्चारण स्थान भी होता है, कहाँ से कौन सा वर्ड उच्चरित हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी याद करना पड़ेगा हमें। तो अब क्या है, देखो अभी हम स्वरों का उच्चारण स्थान याद कर ले रहे। आ ये कहाँ से होता, कंठ से उच्चारण होता, का कंठ, जो हमारे यहाँ पे है गले के पास, गले के ऊपर कंठ।
ई कहाँ से होता है? तालु, कंठ के बाद आता है तालु। उ कहाँ से होता है? ओष्ठ से, ओंठों से, याद करो। आ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से। री कहाँ से उच्चरित होगा? मूर्धा से उच्चरित होता है, मूर्धा जो अपना तालु वाला हिस्सा। ए ऐ कहाँ से होगा? क्योंकि अब देखो ए किससे बन रहा? आ मतलब कंठ से, और ई मतलब तालु से। आ और ई से मिल रहा तो कंठ और तालु से होगा, कंठ तालब। ए कहाँ से? कंठ तालब। अब ओ बन किससे रहा? आ और ऊ से। तो आ तो कंठ से हो रहा, और ऊ कहाँ से हो रहा? ओष्ठ से। तो कंठोष्ठ हो जाएगा ओ। ठीक है, तो मैं ऐसा समझूं कि अब आपको समझ में आ रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, बाकी आप इसका पीडीएफ ले लेना तो आप रिवीजन भी कर लेना, कोई 200 रुपये ज़्यादा नहीं है, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आपके एग्जाम का लास्ट टाइम है तो ऐसे समझ लो कि बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। जो नंबर 4-6 नंबर, जो लोग 4-6 नंबर से रह जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर वो बाद में हमेशा वो अपने आप को दोष देते रहते हैं, तो इस चीज़ को मत करना। इस नंबर पर मैसेज करके सिर्फ 200 रुपये में पीडीएफ सारी मिल जाएंगे, उनको पढ़ो मौज से। तो आपको आ गया समझ में उच्चारण स्थान। अब देखो ओ तक तो आ गया। अब अंग, अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आहा, आहा को हम विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, इसको हम कहाँ से उच्चरित करते हैं? इसको हम कंठ से करते हैं, और इसको हम कहाँ से करते हैं? इसको हम नासिक से करते हैं, नासिक, नासका से। ठीक है, पंचम वर्ड होता है। आगे आगे बताएंगे। आगत स्वर, स्वर ऐसे स्वर जो बाहर से आए हैं उनको आगत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, जैसे ऑटो लिखा है हमने, ऑटो ये पहला वाला बनाया, ये हिंदी का मूल है ही नहीं, मूल वर्ड, मूल व्यंजन। ये इंग्लिश से हमने लिया, ऑटो, डॉक्टर, कॉलेज, इस तरीके से। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम जल्दी जल्दी। अब हम व्यंजन पे आ जाते हैं। हम क्वेश्चन भी कराएंगे, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, देखना हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप सब क्वेश्चन कर दोगे। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड, या फिर ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतः ना किया जा सके, मतलब जिनके उच्चारण हेतु किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े, इन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। कितनी? 33। 33 कैसे मानते हैं? 25 आपके ये व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। 25 4 29 और 4 33। उसमें संयुक्त नहीं जोड़ते, क्योंकि आपके जो माहेश्वर सूत्र है उसमें संयुक्त व्यंजनों की चर्चा ही नहीं करी गई है संस्कृत से। वैसे भी हिंदी संस्कृत से ही निकली हुई है, तो इसलिए तो अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या 33 होती है। 5 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। ठीक है, और कुल व्यंजन पूछे जाए तो 40 हो जाएंगे। कितने? 40। इसमें 33 तो यही हो जाएंगे। अब देखो 33 ये हो गए, 4 ये भी जुड़ जाएंगे संयुक्त वाले। कितने हो गए? 37। 2 आपके जुड़ जाएंगे, 2 गुण व्यंजन होते हैं वो, तो 39, और एक नया जो वर्ड आया विशिष्ट वर्ड 40। ऐसे बाकी आगे देखते हैं हम। देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं आना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अब ध्यान से देखना आप लोग। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है, अब इनको हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, उदित व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, उदित व्यंजन पूछ लिया जाए कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। अब आप एक चीज याद करो, अब आप याद करो क्या? KTM 2। ठीक है, KTM 2 इतना याद कर लो, KTM 2। तो के से कंठ, टी से तालु, माँ से मूर्धा, डी से दंत, उससे ओष्ठ। ऐसे याद करो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हमें तो सब याद है, आप भी करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो आप। मैं यही कहूँगा, अभी याद करा दूंगा आपको। ठीक, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 आपके ये हो गए KTM 2। तो अब देखो पहला कंठ है, यहाँ से 5 वर्ड निकालो आप कंठ से। क्या? 5 वर्ड। का कबूतर से शुरू करो, क्योंकि व्यंजन का कबूतर से शुरू हो रहे। का, खा, गा, गा, इंजा। तो ये का वर्ग, कंठ से कौन सा वर्ग उच्चरित होता? का वर्ग। ठीक है, अगर हम पूछ लें गा गमला कहाँ से उच्चारण हुआ गा गमला का, तो देखो कंठ वाले मारा, कंठ वाले में का, खा, गा, गा, इंजा, तो ये सब कंठ से उच्चारण होंगे। कहाँ से उच्चरित होंगे? का, खा, गा, गा, इंजा, कंठ से। अब तालु से क्या होगा? चा, छा, जा, जा, उआ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाते हैं, चाहे बिल्कुल हमें नीचे ग्रेड का बच्चा दे देना, उसकी भी तैयारी हम दोस्तों सुपर टेट में उस लेवल की करा देंगे कि वो अच्छे अच्छे बच्चों को टक्कर दे दे। ये जो आपको कोर्स बेचते ना 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए का, ये उन बच्चों के लिए सोचते ही नहीं है जो बच्चा नीचे है। भाई हर किसी को साथ में लेके चलो, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया करो। वो तो है नहीं, उनका कोर्स बेच गया, उन्हें मतलब भी नहीं आपका क्या एग्जाम में आ रहा क्या नहीं आ रहा। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं, उन्हें आपसे बात करने का भी मतलब नहीं। जबकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं पिछले 20 दिन से आपके साथ जुड़ा हूँ यूपी टेट की तैयारी के दौरान करीब, तो कम से कम हमारे पास 5000 से ज्यादा ऐसे बच्चे आ चुके जो हमसे एक तरीके से राय मांग चुके हैं, सजेशन मांग चुके हैं, सर ये प्रॉब्लम है, और उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया होगा। 5000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब रिप्लाई भी किया। तो मतलब बच्चों से इंटरेक्शन करो, इतना ही अगर बच्चों में दिमाग हो तो फिर आप टीचर किस बात के, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं उस बौद्धिक क्षमता पे नहीं खड़े होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती जितनी आपको है। तो आप तो कोर्स मैच के निकल जाते हो, उनका कोई मतलब नहीं ना, उनके आप ये देखते हो एग्जाम में क्या फंसा क्या नहीं आया, अपनी गलती स्वीकारते ही नहीं है ये लोग। तो ये मुझे बहुत गलत लगता।
बाकी देखते हैं, कुछ सुपर टेट में देखेंगे आप लोगों के लिए, टेंशन मत लेना, सुपर टेट और सी टेट में आपका देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये याद कर लिया होगा। तो कंठ से काबर उच्चरित होगा, तालु से आपका चावर होगा, मूर्धा से टावर होगा, ठीक है। आप ये भी याद करो, कचट तप, कचट तप, जैसे केटीएम 2 किया, केटीएम 2, तो के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, तो आप याद करो कचट तप, कचट तप। मैंने तो ऐसे किया, काबर्ग, काबर्ग में 4 आगे और जोड़ दिए, काबर्ग में खागा इंजा, फिर 4, ये सब सीरियल वाइज हैं आपके, ऐसा नहीं है कोई वर्ड इधर से उधर उठा लिया, नहीं। कागुतर खाकर गामला घागड़ी इंजा खाली चचमच छाछाता जा जाजन्ना वहाँ खाली टाटमाटा ठटटेरा डडलिया डडक्कन अड़ा खाली तरबूज थाथन दादावाद दादनुस नानल पापतंग फाफल बाबकरी भावालू माँ मछली, ये सब सीरियल वाइज हैं, ऐसा नहीं है कहीं से कहीं उठा के डाल दिया अब आपको दिक्कत हो रही, नहीं। काबर क्या, काबर के आगे 4 जोड़ दो, 4 और वर्ड, चावर के आगे 4 जोड़ दो, टावर, तो कचट तप याद कर लो, कचट तप। अगर मैं पूछूं फाफल कहाँ से उच्चरित होगा, तो आप देखना पापतंग के बाद फाफल आता, तो ओष्ठ वर्ग से फाफल, ठीक है। चलो, और अब देखो ये जो पंचम, अब देखो ये प्रथम वर्ड होता, ये द्वितीय वर्ड होता है, ये तृतीय वर्ड होता है, ये चतुर्थ है, ये पंचम वर्ड है, ठीक है। ऐसा ऐसा है, जैसे संस्कृत में भी विभक्तियां और वचन होते हैं वो चीजें। तो ये कावर्ग, ये चावर्ग, ये मतलब कावर्ग ऐसा चलेगा, चावर्ग इतना यहाँ तक, टावर्ग यहाँ से यहाँ तक, तावर्ग यहाँ से यहाँ तक, और पावर्ग यहाँ से यहाँ तक। प्रथम वर्ड ये प्रथम, ये 500, द्वितीय वर्ड ये है, तृतीय वर्ड ये है, चतुर्थ ये है, पंचम ये है, ठीक है। अब देखो पंचम वर्ड जो है, इंजा वहाँ अड़ा ना और माँ, इनको हम नासिक व्यंजन बोलते हैं अथवा अनुनासिक भी बोलते हैं, क्या अनुनासिक है, ये भी है इसी में। तो इन 5 को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अगर कोई पूछे ना का उच्चारण कहाँ से होता, तो ना का उच्चारण दंत से तो होता ही है, इसके साथ साथ नासिक से भी होता, तो या तो नासिक का आएगा या दंत आएगा, ठीक है। तो पहले दंत लगाना, और दंत ना हो तो नासिक भी लगा देना, और इसका उच्चारण दंत नासिक भी हम बोल सकते। तो अब आपको यहाँ से समझ में आएगा होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, क्योंकि ये आपके बहुत आप अभी काम में आएंगे, जब सगोस अगोस सगोस पढ़ाएंगे, अल्पराण महाप्राण पढ़ाएंगे, तब ये काम में आएंगे। चलो ठीक है, माँ मछली तक आ गए। अब देखो मैंने बता दिया, इनका सबका उच्चारण कंठ से, इनका तालु से, इनका मूर्धा से, इनका दंत से, इनका ओष्ठ से। अब देखो माँ मछली बाद आता क्या बताओ, या यज्ञ आएगा, या यज्ञ रारत लालड्डू बाबक, ठीक है। तो ये चारों हमने अंतस्थ बताए थे, या रा लावा अंतस्थ बताए थे, ठीक है। और सासा साहा हमने ऊस बताए थे। अंतस्थ का मतलब होता है जो वर्णों का उच्चारण अंदर से निकले, अंदर से मतलब आंतरिक भागों से होता है। और ऊस व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है, हवा जो है ना गर्म निकलती है, इनका उच्चारण करना, आप मुंह से आंत्र लगाना तो गर्म हवा निकलेगी। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2-2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। छाछत्री कैसे बनता, का धन सा से, ठीक है। त्रा त्रिशूल कैसे बनता, ता धन रा से, ठीक है। ज्ञानी कैसे बनता, जा धन वहां से, ठीक है। सरासर में कैसे बनता, सा धन रा से, इसलिए इनको संयुक्त वर्ड, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और संयुक्त स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर ये हैं, ए ऐ ओ औ, विषम जातीय स्वर, क्योंकि ये आ ए से बन रहा है, ये आ ए से, आ ई से ए बन रहा, आ ए से ऐ बन रहा, आ ऊ से ओ बन रहा, और आ ऊ से आ ओ से औ बन रहा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, प्लीज इसको बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि बार बार रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, याद कर जाओगे। तो माँ मछली बाद अंतस्थ आएंगे, यार अलावा, फिर ऊष्मा आएंगे, सासा साहा, ठीक है। तो अब इनका भी उच्चारण स्थान देखना हमें, तो या रा ला, देखो ये तालब से उच्चारित होते हैं। मैंने पता क्या ऐसे किया था, मैंने तो ऐसे कर लिया था, अब मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, क्योंकि ये चीजें पूछ ली जाती हैं तो हम रह जाते हैं। कंठ के बाद क्या आता, तालु आता, यहाँ पे देखो तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत। तो देखो पहले मैंने क्या किया, या यज्ञ इसमें डाल दिया, तालु में पहला वाला छोड़ दिया हमने, तालु में या डाल दिया, और मूर्धा पे रा डाल दिया, या के बाद रा आता, रा के बाद क्या आता, बा, ठीक है। तो या रा ला, ना या रा के बाद आता ला को इसमें डाल दिया। तो देखो बैक टू बैक ये तीनों आ गई। तो अब कोई कहेगा या का किससे उच्चारण होगा, तो मैं तालु बोल दूंगा, पहला खाली छोड़ दूंगा। मूर्धा रा का तो मूर्धा, या रा ला दंत से, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो सा उस व्यंजन भी इसी तरीके से क्रम में लगे हैं। देखो पहले ये सा आता सबसे पहले, तो तालु से उच्चारित होगा, फिर षटकोण वाला आता पेट फटा सा तो मूर्धा से हो रहा, फिर ये आता सपेरा वाला सा तो दंत से हो रहा। ये भी देखो सीरियल वाइज लगे हुए, ठीक है। कितने सरल है। तो कोई कहे या का कहां से आएगा, तो मैं पहला छोड़ दूंगा कंठ, फिर तालु से बोल दूंगा, ठीक है। कंठ से क्या आएगा, कंठ से हा हल आएगा, सा हा बचता ना हा, तो वो यहाँ आएगा। चलो आओ देखते हैं। देखो या तालब से था, और रा मूर्धन से था, क्योंकि तालब के बाद मूर्धा आती है, और ला दंत से था, तालब मूर्धा दंत। उसी तरीके से सासा भी है। ये क्वेश्चन कठिन होता है और बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। आप याद कर लो, कोई बात नहीं, हम पढ़ा दे रहे, आप याद कर लो। हा कहाँ से होता, कंठ से होता, और वाह ये दंतोष्ट से होता, कहाँ से, दांत और ओष्ठ दोनों से होता, वाह, ठीक है। इतना कर लिया होगा। अब संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
देखो यहाँ पे हमने बताया छाछत्री का धन सा से मिलता, त्रा त्रिशूल ताधन रा से, ज्ञानी जाधन वहां से, सरा श्रमिक साधन रा से। ठीक है, अब एक चीज और है, कुछ लोग ऐसे भी देते हैं और कई जगह ऐसे भी दे देते हैं, क्योंकि ये सा षटकोण है पूरा है। अभी इसमें से अगर हमने ये हलंत लगा दिया तो इसमें से एक आ और निकल आएगा इस तरीके से। ये 3-3 का बना के भी दे देते हैं, तो ऐसे देखो। ठीक है, तो यहाँ से ये है, और अगर यहाँ पे हलंत लगा दिया तो यहाँ से भी आ निकल आएगा। ठीक है, ऐसे कर दिया, और ये यहाँ पे लगा दिया हलंत तो यहाँ से भी आ निकल आया, और ये रा पे हलंत लगा दिया तो यहाँ से भी आ निकल आया। ठीक, तो इस तरीके से भी आ सकता। याद करो छाछत्री कैसे बनता, का धन सा से, और इस पे हलंत पूरा नहीं होगा तो फिर आ होगा, का सा। और देखो इसको इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं, के एस एच, के हो गया के का, इसका हो गया एस एच, और इसका हो गया ए। ठीक है, तेरा को क्या बोलते हैं, टी हो गया ता से तरबूज का, रा हो गया इसका, और इसका ए हो गया। ज्ञानी को क्या बोलते हैं, जा हो गया जी का, वहाँ हो गया वाई का, और इसका ए एन। ठीक है, श्रमिक सा हो गया एस एच, आर हो गया ये, और इसका ए। ठीक है, तो इतना याद कर लो। जो संयुक्त व्यंजन है ये कैसे टूटेंगे, छाछत्री का सा में, त्रा त्रिशूल तारा से, ज्ञानी जा वहां से, श्रमिक सारा से। अब हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये चीज पूछी जाती है, छाछत्री किसके बाद आता है, तो का के बाद आता है। देखो का के बाद आता है। ठीक है, त्रा त्रिशूल किसके बाद आएगा, तो ता के बाद आएगा। ज्ञानी किसके बाद आएगा, तो जा के बाद आएगा। श्रमिक किसके बाद आएगा, तो सा के बाद आएगा। ऐसा इतना याद कर लो बस। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण व्यंजनों के नाम देख लेते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं, ला लड्डू को क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, ऐसे करना, ला पास ला। जैसे कोई बच्चा है कुछ खाना ला रहा है तो उससे आप ये कहोगे ला पास ला, तो पार्श्विक से पास निकाल लो और ला लड्डू निकालो। पार्श्विक व्यंजन क्या हुआ, ला। ठीक है, अब लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन पूछा जाता है तो ये दोनों एक ही व्यंजन का नाम है, रारथ। रारथ को क्या बोलते हैं, लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन। याद करो। अर्धस्वर क्या होते हैं, या और वा, ये अर्धस्वर होते हैं, क्योंकि ये ई और ऊ के बीच के होते हैं। ये बाद में हम डिटेल में कभी बताएंगे, अभी तो हमारा एग्जाम पास में लगा इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बाकी जब सुपर टाइट पढ़ाएंगे ना तो एकदम खोल के रख देंगे, संधि मतलब ऐसी पढ़ा देंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से। वर्णमाला, संधि, रस, छंद, अलंकार, समास, वर्णमाला, ये तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, हिंदी हो या फिर सीडीपी हो। सीडीपी जो आपके 30 नंबर की आएगी ना, ये देखो उसी टाइम से सब नोट्स बने हुए रखे हमारे, देखो 2021, 2019। ठीक है, तो ये सीडीपी में 3 चीजें आती है, 30 नंबर की सीडीपी आती है सुपर टेट में, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल विकास। तो 30 नंबर की ऐसे समझ लो, पढ़ाएंगे तो 26-27 नंबर कहीं नहीं गए, ऐसे समझ लो। क्योंकि जब हम सब पढ़ डालते हैं तो हमें ऐसा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं गए कहीं क्वेश्चन। बाकी आप ये पूछोगे इतना पढ़ लें सर हो जाएगा, इतना पढ़ लें, अरे ऐसे नहीं, चीजें तब होती हैं जब आप लिमिट क्रॉस कर देते हो। ठीक है, अब जो एक चीज और बताना चाहूंगा, अब लास्ट समय तो आप पता क्या करो, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। 1 नंबर आप पीवाईक्यू की कोई बुक ले आना, पीवाईक्यू खत्म कर। बाकी अगर आप इसको कोर्स लेते हो 200 रुपए का, तो इसमें हम पीवाईक्यू वाला भी देते हैं, तो पीवाईक्यू दे देंगे। ये सभी पीवाईक्यू 10 पेपर हो चुके हैं, तो 1500 क्वेश्चन इनको घोट के पी जाओ एक्सप्लेनेशन को, और एक प्रैक्टिस सेट ले आओ जिसमें 20 पेपर हो। तो 20 पेपर का मतलब 3000 क्वेश्चन, तो 3000 क्वेश्चन का मतलब एक्सप्लेनेशन इनका सबका कर जाओ। तो ये 4500 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़ लिया तो पेपर इतने में ही निकल जाएगा बस। क्यों ज्यादा टेंशन लेते हो। पार्श्विक ल्या था, लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन रा था पूछा जाता। अर्धस्वर या और वा कहलाते हैं। वर्त व्यंजन नल सज कहलाते हैं, ना ले सज, नल सज। ठीक है, ना ल सज को वर्त व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श संघर्षी, देखो ये तो ऊष्म संघर्षी है, सा 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 क्या है, ये ऊष्म संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी क्या बोलते हैं, चा बर को, चा छा जा झा, चा चम्मच छा छाता जा जाज, चा चम्मच छा छाता जा जा झंडा, उनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। काकल अथवा स्वरतंत्री व्यंजन हा हल को बोलते हैं, किसको, काकल अथवा स्वरतंत्री व्यंजन हा हल को। उत्क्षिप्त वर्ड किसको बोलते हैं, उत्क्षिप्त वर्ड 2 होते हैं, ये इनको डाटलियों में समझना। ठीक है, इसके नीचे बिंदी लगती है और ढाढ़क्कन के नीचे बिंदी, ये उत्क्षिप्त है। अब ये क्या है, ये वर्ड के बीच में यूज किए जाते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, जैसे उत्क्षिप्त के बारे में बात करें, ये है उत्क्षिप्त। इनका एक नाम ताड़न जात भी है और इन्हीं को हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। उत्क्षिप्त, ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। और ये क्या करते हैं, वर्ड के शब्द के बीच में या एंड में आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं आते। जब जीव जो है मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सड़क, ये नीचे बिंदी लगा, ये सड़क है। बाकी इंजा पे बिंदी इधर होती है, ये जो इंजा बना साइड में बिंदी होती है, ये वर्णमाला शुद्ध लिखना सीखो आप। सड़क है, पढ़ना, पढ़ना पे देखो ये बीच में लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला अल्पप्राण होता है, ये महाप्राण होता है। अभी आपको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और सघोष भी बताएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं।
तो चलो अब यहाँ तक हो गया हमारा, ये भी सब हो गई। तो अब हम इनको देख लेते हैं। बस यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है, 2 क्वेश्चन ऐसे समझ लो। स्वर तंत्रियों में कंपन अथवा नाद के आधार पर जो वर्णों का व्यंजनों का वर्गीकरण किया वो 2 भागों में किया गया। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है या नाद होता तो सघोष या अघोष, ठीक है। आ उपसर्ग का मतलब होता नहीं और सब उपसर्ग का मतलब होता हाँ। तो सघोष मतलब इनमें घोष उत्पन्न होगा, ठीक है, कंपन होगा। तो घोष या सघोष एक ही बात है, ठीक है, सा लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। तो सघोष या घोष को एक ही बात कहते हैं। हम आगे देखते हैं। सघोष की डेफिनेशन है श्वास वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से कंपन के साथ बाहर निकले तो उन्हें सघोष कहते हैं, जबकि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से केवल श्वास निकले, वायु ना निकले तो उन्हें अघोष कहते हैं। अब सघोष होता क्या है, देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, और अंतस्थ उत्क्षिप्त व हा वर्ण इतने होते हैं आपके सघोष। क्या, तीसरा चौथा पांचवा। देखो दोस्तों, तीसरा वर्ड तो ये है, ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा, मतलब ये 15 अक्षर तो यहां से हो गए सघोष कितने, तीसरा चौथा पांचवा। अब देखना एक चीज, अगर तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया आपका सघोष, तो पहला और दूसरा अघोष हो जाएगा, खत्म बात। अब यहां से 15 वर्ड निकल आए हमारे, किसके, सघोष के, या फिर घोष भी बोलते हैं सघोष को। तो 15 वर्ड हो गए, ठीक है। अब 15 वर्ड यहां से निकले। अब आप एक चीज देखना, जहां पे अब यहां से 15 निकले तो यहां पे 10 ही तो बचे, ठीक है। तो कहते हैं रुपया रुपयों में जाता, क्या कहते हैं, रुपया रुपयों में जाता। और जैसे कोई कंगाल वो है ना, कोई रोगी है तो उसमें और रोग आएंगे, ऐसे समझ लो। अब यहां से 15 वर्ड आए, इधर 10 वर्ड आए, 15 किसमें थे, सघोष में, और 10 किसमें थे, अघोष में। तो अब आप एक चीज देखना, मैंने याद किया उस ट्रिक से बता रहा हूं। जब 15 सघोष में हो गए तो और जो बचे कुछ हैं उनको सघोष में ही डाल दो। जैसे अब 15 सघोष में हो गए तो आप ये सघोष के बाद अंतस्थ बचेंगे, तुरंत क्या आएंगे, अंतस्थ आते हैं, या लावा, तो ये भी 4 सघोष में ही डाल दो, ठीक है। और इसके साथ देखो, माँ मछली बाद यार अलावा स्टार्टिंग में आए, ये सघोष में डाल दो। और उत्क्षिप्त जो बचते हैं ये दो उत्क्षिप्त, ये जो हैं 2 ताड़नजात, ये भी इसी में डाल दो, खत्म बात। तो इस तरीके से 15 4 कितने हो जाएंगे, 16 17 18 19 और 2 ताड़नजात 20 21 और एक हावर्ड, तो 22 इस तरीके से इसमें हो जाएंगे, ठीक है। 15 16 17 18 19 और चलो अभी अब हम देखते हैं अघोष को। अघोष क्या है, अघोष ये 2 हैं, ठीक है, ये 2 10 हो गए। तो अब ये बचे हुए इसमें डाल दो, सा सा सा, ठीक है, क्योंकि हाथ तो उधर ही निकल गया था, ज्यादा बालों में हाथ चला गया था। ये 4 तो थे यहाँ में, और ये आपके ताड़न जात भी थे, तो ये सिर्फ 3 बचते हैं, तो ये 13 हो जाएंगे आपके क्या, अघोष, क्योंकि 5 और 5 10 और 1 2 3, ऐसे समझ लो। तो सघोष सघोष समझ में आ गया। देखो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और सा सा सा, बस अघोष याद कर लो, बाकी आप सघोष में सब डाल देना, पहला दूसरा और सा सा सा। अब आप सघोष में क्या डालोगे, तीसरा चौथा पांचवा, सभी अंतस्थ यार अलावा और उत्क्षिप्त, वो डाडल या डाडक्कन के नीचे बिंदी रखते हैं वो, और हावर्ड आ जाएगा सघोष में, ठीक। इसी तरीके से अब हम प्राणत्व या श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। तो मुख से जो श्वास निकलती है उसके आधार पर, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास कम मात्रा में निकले उनको अल्प प्राण कहते हैं, अल्प मतलब कम। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास अधिक मात्रा में निकले उनको महाप्राण कहते हैं, ठीक। अब एक चीज देखना, इसकी मेरी ट्रिक है अल्प प्राण की, क्या है, 135 साल के बुढ़े में अल्प प्राण है। 135 साल के बुढ़े में, वास्तव में 135 साल का बुढ़ा हो गया तो बहुत अल्प प्राण होंगे, हालांकि एक ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको ट्रिक से याद करा रहे हैं, इतना तो मेहनत समय भी है। तो 135 साल के बुढ़े में अल्प प्राण है। अब इसका मतलब देखो क्या, 135 मतलब पहला तीसरा और पांचवा वर्ड जो है आपका अल्प प्राण होगा, पहला तीसरा, ऐसे देखो, पहला तीसरा और पांचवा वर्ड आपका अल्प प्राण हो गया, पहला तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गया, अल्प प्राण। अब मतलब 15 अल्प प्राण में आपके यहां से निकल गए, तो दूसरा और चौथा ये महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण की भी ट्रिक हमारी क्या है, 2-4 लोग क्या होते हैं, महान होते हैं। जैसे 100 लोग हैं तो 100 महान होते हैं, नहीं, 2-4 लोग ही उनमें से महान हो पाते हैं, कहीं 100% में से 2-4% ही होते हैं, तो 2-4 लोग महान होते हैं। तो दूसरा और चौथा वर्ड कैसा, महाप्राण। आया समझ में ट्रिक से, ठीक। तो दूसरा चौथा वर्ड महाप्राण है। अब आप एक चीज देखना, पहला तीसरा मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि मैं ऐसे समझाता हूं कि आप समझ जाओ, फिर भी हमारी क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, हम सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं, ना आपके कमेंट पढ़ने में हमें कोई इंटरेस्ट है, ना आपके बारे में जानने का इंटरेस्ट है, ना हम अपने बारे में बताने के लिए इच्छुक हैं, बस क्या पढ़ाई करने के लिए इच्छुक है। हमारा जो एग्जाम है, जो हमारा टारगेट गोल है वो हमारा निकल जाए, बस फिर हम देख लेंगे बाद में। तो अब अल्पप्राण कैसे थे, 135 साल के बुढ़े में, तो अल्पप्राण व्यंजन कौन सा, पहला तीसरा और पांचवा, ये अल्पप्राण हो गए। तो अब एक चीज बताओ,
अगर 1, 3, 5 ये अल्पप्राण हो गए, मतलब 15 वर्ड अल्पप्राण में चले गए, तो ये अंतस्थ भी तो जाएंगे, क्योंकि माँ के बाद अंतस्थ आते हैं, ज्यादा में जाते हैं हमेशा। मैंने क्या कहा, वहां पे आपका क्या था, वहां पे आपके सगोश ज्यादा थे तो सगोश में ये चले गए, यहाँ पे अल्पप्राण ज्यादा है तो ये सब, ये चारों जो है अंतस्थ उसमें चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो अंतस्थ जो चले ही जाएंगे, अब इसमें पता क्या जाएगा, अल्पप्राण महाप्राण स्वर भी होते हैं। अब इसमें सब ज्यादा है, 15 है अल्पप्राण में, और ये भी चले गए, तो सभी स्वर जो है ना आपके, सभी स्वर ये अल्पप्राण में ही चले जाएंगे। अगर कोई कहे स्वर कैसे अल्पप्राण या महाप्राण, तो अल्पप्राण ज्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अंतस्थ भी चले जाएंगे और स्वर भी चले जाएंगे, खत्म बात। अब महाप्राण देखना, सिर्फ दूसरा और चौथा वर्ड था, 2-4 लोग मानते तो दूसरा चौथा वर्ड महाप्राण था, तो ये अकेले हो जाएंगे, ऐसे समझ लो, इनके साथ कोई नहीं आएगा। ठीक, खत्म बात। और इसमें सिर्फ ये बचेंगे, अंतस्थ के बाद ऊस बचता सा सा साहा। ठीक है, ये सभी साथ देंगे, बाकी हाल उधर तो अगुस के साथ चला गया था, लेकिन यहाँ पे महाप्राण के साथ रहेगा। और यहाँ पे एक क्या है, जब 2 उत्क्षिप्त थे तो एक उत्क्षिप्त जो डाडक्कन वाला था वो महाप्राण में रहेगा और डाडलिया वाला अल्पप्राण में रहेगा। चलो बस इतना ही, खत्म हो गया अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गए अल्पप्राण महाप्राण। अब द्वित्व व्यंजन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जब 2 समान व्यंजनों के मेल से बना शब्द, जैसे दिल्ली, लाला, बिल्ली, उल्लेख, कुत्ता, महत्व, यहाँ पे 2 ता तरबूज है, सत्ता, यहाँ पे भी 2 ता तरबूज है, तो ये द्वित्व व्यंजन होता है, मतलब रिपीट होता है व्यंजन, तो उसे द्वित्व कहते हैं, खत्म बात। अब ये उत्क्षिप्त तो हम बता ही चुके, उत्क्षिप्त ताड़न जाति या द्विगुण बोलते हैं, डाडलिया, डाडक्कन, इनके नीचे बिंदी होती है। ठीक है, ये हमेशा शब्द के मध्य में या एंड में ही आते हैं, बीच में नहीं आते। ये वाला अल्पप्राण में, ये महाप्राण में, खत्म बात। दोनों वर्ड क्या होते हैं, ये घोष की तरफ होते हैं। कैसे घोष होते हैं, सगोष, क्योंकि यहाँ पे देखना, यहाँ पे ज्यादा कौन से 3, 4, 5 सगोष हैं, तो मैंने कहा रुपया रुपए में जाता, तो ऐसे ही ये सब है ना, ये सब बच्चे कुछ इधर ही चले जाएंगे, ऐसे समझ लो। अब एक अनुनासिक होता, अनुस्वार होता, विसर्ग होता। अनुनासिक होता है जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हमारा नाक और मुख दोनों से बाहर निकले, तब उसको अनुनासिक कहते हैं। इस पे ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे हंसी, चांद, तांगा, लहंगा, धसना, ये चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक। अब मतलब निरनुनासिक कैसी हो जाएगी, इनके अपोजिट, जब हवा केवल मुख से निकले, नाक और मुख से निकलेगी तब अनुनासिक, इस तरीके से चंद्र बिंदु वाला। और एक अनुस्वार होता है जब किसी वर्ड का उच्चारण करते हुए हवा केवल नाक से निकले, यहाँ पे हवा सिर्फ नाक से निकल रही, मुंह से नहीं निकल रही, तो ऐसी बिंदी लगाएंगे, बंदर, संग, लंगर, ठीक है, कंपन, कंपन, ठीक है, ऐसे। अब विसर्ग क्या होता, एक अनुस्वार होता, एक विसर्ग होता, मैंने बताया था, ये अनुस्वार होता और ये विसर्ग होता है, इसका उच्चारण इसका नास का होता है, इसका कंठ होता है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो विसर्ग क्या होता है, आहा, इसका उच्चारण हा के समान होता है, इसे आ के साथ जोड़कर इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब ये देख लेते हैं हम, जो ये चीजें हैं इतनी, उच्चारण स्थान, कंठ से क्या आएगा, का कबूतर का वर्ग तो आता ही है पूरा। ठीक है, आ भी आते हैं, देखो मैंने बताया था अभी, देखो काबर कंठ से हो रहा उच्चारण, और मैंने जो स्वर होते हैं वहां पे भी बताया था, ये देखो आ कंठ से होते हैं। आप ऐसे करो, आ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से, रिरी मूर्धा से, ए कंठ तालव से, ओ कंठोष्ठ से, खत्म। अंग होता है ये नासिका से, कहाँ से, नासिका से उच्चरित, और आहा होता कहाँ से, ये कंठ से होता, खत्म। अब बचे हुए सब हमने इधर कराई दिए थे। अब ऐसे समझ लो, ऐसे भी कर सकते हो, कंठ से क्या क्या होता, संस्कृत में तो इसका एक सूत्र भी है, अकुहा विसर्जनीय, जैसे आवर्ग अकुहा विसर्जनीय, तो आ जाएगा और का आ जाएगा और हा आ जाएगा और विसर्ग आ जाएगा का कंठ से। तालु से आपका चावर्ग तो आ ही जाता, ई भी आ जाता, और यस, वही यस, हमने तो ऐसे कर लिया, यस रस लस, यस, यस को हमने तालु में डाल दिया, रस ऐसा वाला रस लिख के हमने मूर्धा में डाल दिया, और लस लिख के हमने दंत से डाल दिया। कोई पूछता ला किससे, दंत से, लस दंत से, रस मूर्धा से। ठीक है, और ये जो है ये तो आते ही है मूर्धा में। ठीक है, ओष्ठ से पावर्ग होता, उ होता और बा होता, बाकी बा आपका दंतोष्ठ भी होता, दंतोष्ठ है। ठीक है, दंतोष्ठ भी होता, कंठ तालब से यही आता, कंठोष्ठ से ओ हुआ था, दंतोष्ठ से बा ही जाता। तो अब मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपको इस क्लास में पूरी वर्णमाला याद हो गई होगी। बाकी अब हम अगर क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं इस बुक से, तो आप देखना कितनी जल्दी लगा दो क्वेश्चन। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा, उ होता ओष्ठ, आ होता कंठ, ठीक है, ई होता तालु, ई होता तालु, तो क्या होगा, आ हो जाएगा। इतनी जल्दी किया जाता है, आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली है इसलिए। तो हिंदी की सा ध्वनि है, ये कौन सा सा, पहला वाला सा है, तो पहला वाला सा मतलब कंठ छोड़ के तालु उठा लो, तो ये तालब होगी। देखना, आप देखना कितनी जल्दी, देखो ये तालब है, रैंडमली खोल लिया हमने। चलो देखते हैं, चाचा जाजा वहां का उच्चारण होता है, चावर का उच्चारण कहाँ से होता है बताओ, ये चावर, ये है, ये चावर कहाँ से, तालु से हो रहा, तो खत्म, तालु कर दो इसमें, खत्म। ये सब लगा लेना। अंतस्था वर्ड कौन सा, यारा लावा होता है, तो या तो है नहीं, रा है नहीं, ला है नहीं, वाह है, तो ये हो जाएगा, खत्म बात। अंतस्था व्यंजन है कौन से, यारा लावा,
या रा ला वा ला है नहीं, चलो ये 3 हो जाएंगे, खत्म बात। अर्धस्वर क्या है, अर्धस्वर या और बा होते हैं, खत्म बात। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्था नहीं है, या रा ला वा के अंतरिक्त कोई होगी, वही नहीं होगी। रा है, वाह है, ला है, तो ये बा बकरी वाली नहीं है, क्योंकि बा बक वाली होती है अंतःस्था। अर्धस्वर क्या कहलाता है, या और वाह, तो या आ गया, ये अर्धस्वर कहलाता है। बताओ कौन से करें, कोई भी उठा लो। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है, तो 2-4 लोग महान होते हैं तो महाप्राण कहलाता। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो महाप्राण ध्वनियां दूसरी और चौथी होती है ना, क्योंकि 2 और 4 लोग महान बताए थे, तो दूसरा चौथा हो गया, खत्म बात। बताओ कौन सा करें, अघोष वर्ड कौन सा, अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो अब पहला और दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसमें वो व्यंजनों की बात तो करी नहीं जा रही। अब क्या होता है इसमें अघोष वर्ड में एक चीज और होती है आपकी, क्या, पहला दूसरा के साथ सा और होते हैं, 3 सा होते हैं, तो ये वाला सा आ जाएगा, खत्म बात। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है, मैंने बताया अयोगवा है, ये अंग और आहा अयोगवा है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, तो वर्ण लिपियां 52 है, बाकी अब 53 हो चुकी हैं। ये किताब जिस समय थी उस समय तो 52 ही थी, अब 53 हो चुकी हैं, ठीक है। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है। बताओ क्या चाहिए, सब तो मैंने करा दिया। कहीं से क्वेश्चन उठा लेना, किस शब्द में ऋरी स्वर नहीं है, कृपा में है, दृष्टि में, कृष्ण में है, लेकिन आज में नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा, ठीक है। ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं, ए आई, ए बनता आ और ई से, तो कंठ, आ से ई कंठ हो गया, ई कहां से, तालब से होता है, तो कंठ तालब कर दो, खत्म बात, ठीक है। मैं तो देखते ही लगा देता हूँ, आपकी वजह से इतना एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे, ठीक है। अदरवाइज मैं 1 सेकंड से भी कम में हिंदी ऐसे समझ लो, 30 क्वेश्चन अगर आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी पेपर में, तो 30 क्वेश्चन को मुश्किल से कितने 15 मिनट तो बहुत ज्यादा बता लिए, 7 या 8 मिनट में लग जाते हैं 30 क्वेश्चन बस हिंदी में, और ऐसे ही सीडीपी में, और ऐसे ही मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। ऐसे ही हम आपको भी सिखा देंगे, ऐसी बात नहीं है, जब हम आपको सुपर टेट पढ़ाएंगे ऐसे ही आप सीख जाओगे, ठीक है। कौन वर्ड घोष नहीं है, घोष का मतलब क्या होता है, ये आपका घोष का मतलब होता है सगोष, तो सगोष नहीं है, मतलब कौन सा वर्ड अघोष है ये पूछ रहा, तो पहला दूसरा वर्ड से होगा या फिर सा होगा, तो सा आ गया, खत्म बात, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता, बताओ का के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, का के बाद तो खा आता, ठीक है, तो ये है का के बाद छा आता है शायद है, हाँ देखो जल्दी जल्दी में कभी कभी गलती होने लगती है, तो का के बाद छा आता, ये साफ साफ मैंने लिखा दिया, का के बाद क्या छा, ता के बाद त्रा, जा के बाद उआ, सा के बाद रा, तो आप भी खत्म कर दोगे। बा व्यंजन क्या है, बा एक तो ओष्ठ होगा, ओष्ठ नहीं होगा तो दंतोष्ठ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे, ये अघोष है या सघोष है, इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो बा व्यंजन जो है या रा लावा तो अंतस्थ होता है, तो खत्म बात, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोशिश कर लो, इसमें कितने हैं 200 सवा 200 क्वेश्चन है, इतना करने के बाद हिंदी वर्णमाला खत्म हो जाएगी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के ही काम हो जाता, नहीं, थ्योरी के बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये सारी जो बुक्स रखे हैं, ये सारे नोट्स रखे हुए हैं, ये सब बने हुए हैं सुपर टेट के ही रखे हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा रहता है। आप लोग एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, और इन सब की PDF चाहिए सुपर टेट की, तो अभी भी टाइम है 6 से 7 दिन, काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे तो 80 77 33 59 92 इस नंबर पर मात्र 200 रुपये का पेमेंट करने पर सभी PDF मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी अब हम संस्कृत की क्लास तैयार कर रहे हैं, संस्कृत और EVS वो मैं अभी पढ़ा नहीं पाया, अब पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उसके लिए भी टेंशन छोड़ दो। अभी भी 5-6 दिन आपके पास है, 5-6 दिन में बहुत कुछ कर लोगे। ऐसे समझो, गेट बंद कर लो, पूरे दिन पढ़ते रहो, खत्म करो, आना जाना बोलना चलना बंद कर दो कहीं भी, तो ऐसे समझो कि अब आपका यूपी टेट बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद सुपर टेट की तैयारी कर लेना। बाकी जिन लोगों का CTET क्लियर है उन लोगों को बता दें कि जो सुपर टेट के लिए एलिजिबल है, कई लोग पूछते हैं, तो मैं आज वीडियो में बता दे रहा हूँ, सुपर टेट के लिए एलिजिबल है, टेंशन फ्री होकर सुपर टेट की तैयारी करें, क्योंकि सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो यूपी टेट की स्वतः हो जाएगी। बाकी अब 4-5 दिन बचे, तो अब तो उन्हें यूपी टेट ही पढ़ना चाहिए, अब मैं नहीं कहूँगा ट्रैक चेंज करो, ठीक है। तो यूपी टेट जो पढ़ोगे वो भी सुपर टेट में काम आएगा ही आएगा, क्योंकि हिंदी 20 नंबर की सुपर टेट में आती है, मैथ भी 20 नंबर की आती है सुपर टेट में, और आपकी संस्कृत 10 की आएगी, और आपका मैथ हो गया, और EVS भी 10 नंबर की आएगी, और CDP बचा वो भी 10 नंबर की आएगी सुपर टेट में, क्योंकि 10 की जीवन कौशल 10 की शिक्षण कौशल आती है, वो ज़्यादा आपके यूपी टेट में काम आते नहीं है जीवन कौशल वगैरह। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और एक कमेंट हमारे इस क्लास के लिए जरूर करिए कि आपको ये क्लास लगी कैसे, जिससे और भी लोग मोटिवेटेड हो सकें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी लोगों का आभार।